तो यहाँ पर क्या है, गैस की स्वतंत्र कोटियाँ, या गैस की कोटि भी लिख सकता है, स्वतंत्र को स्वतंत्र भी लिख सकता है। तो ये स्वतंत्र कोटियाँ या डिग्री ऑफ फ्रीडम होती क्या है। तो जब हम गैस का अणुगति सिद्धांत पढ़े थे तो उसमें एक पॉइंट था कि जो गैस का अणु होता है वो सभी संभव दिशाओं में गति कर सकता है। कोई भी ऐसी दिशा नहीं हो सकती जहाँ पर गैस का अणु ना जा सके, हर दिशा में जाता है। चाहे वो घूमना हो तो घूम के चला जाएगा, आगे बढ़ना हो, ऊपर जाना हो, नीचे जाना हो, हर दिशाओं में क्या कर सकता है, गति कर सकता है। तो सबसे पहला तो यही हो गया कि गैस सभी संभव दिशाओं में क्या कर सकता है, गैस का अणु गति कर सकता है। ठीक है, तो उसके दिशा या कह सकते हो अक्षों की संख्या को हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र कोटियां। यदि कोई गैस का अणु 3 दिशा में जा सकता है तो उसकी स्वतंत्र की कोटियां क्या हो गई, 3 हो गई। यदि वो 10 दिशाओं में जा सकता है तो उसकी 10 हो जाएंगी। तो यहाँ पर सीधा सीधा यही है कि जो गैस का अणु होता है वह सभी संभव दिशाओं में क्या कर सकता है, हाँ 10 दिशाओं में गति कर सकता है। तो इनकी दिशा या अक्षों की संख्या, जो वैसे तो 3 अक्ष माने जाते हैं ना, जैसे एक्स वाई जेड होता है तो ऐसा हम बनाते हैं, तो एक एक्स हो गया, एक वाई हो गया, एक क्या हो गया, जेड हो गया, 3 अक्ष होते हैं। तो यहाँ पर जिस दिशा में जा सकता हो या जिन अक्षों में जा सकता हो तो वही वो क्या कहलाएगी, उसकी स्वतंत्र कोटियां कहलाती हैं। अब हर गैस के परमाणु के लिए अलग अलग कोटियां होती हैं। जैसे एक परमाणु गैस है तो अलग होगा, द्विपरमाणु गैस है तो अलग होगा, त्रिपरमाणु गैस है तो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास है एक परमाणु गैस, ठीक है, एक परमाणु गैस जैसे हीलियम है, एक ही परमाणु कहला गया, इसके साथ कोई दूसरा नहीं है। तो एक परमाणु गैस के लिए क्या होता है, इसकी स्वतंत्र कोटियां कितनी होती हैं, 3। मतलब ये 3 अक्षों में जा सकता है, या तो एक्स की ओर या वाई की ओर या जेड की ओर। तो इसके एफ का मान, स्वतंत्र कोटियों को हम एफ से लिखते हैं, तो इसके एफ का मान कितना हो गया, 3 हो गया। समझ में आ गया। फिर यदि मैं द्विपरमाणु की बात करूं, द्विपरमाणु गैस, अब जैसे द्विपरमाणु में यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाए, ऑक्सीजन हो जाए, नाइट्रोजन हो जाए, जिसमें 2 अणु इकट्ठा मिल जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, द्विपरमाणु। जैसे यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, नाइट्रोजन नाइट्रोजन N2 होता है तो 2, O2 होता है तो 2। तो ऐसे के लिए जो स्वतंत्र की कोटियां होती हैं, स्वतंत्र कोटियां, वो कितनी होती हैं, 5। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम त्रिपरमाणु की बात कर लेते हैं। त्रिपरमाणु, और एक होता है अरेखी और एक होता है रेखी। अब अरेखी का मतलब जैसे H2O है, तो जो H2O की संरचना होती है उसमें ऐसा होता है कि O इधर है, H इधर है और ये H इधर है, और इसके बीच का जो कोण होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ठीक है, दूसरा हम देख लेते हैं रेखी। जैसे यहाँ पर मैं CO2 लिख दूँ तो यहाँ C है और यहाँ पर O और यहाँ पर O, और इनके जो बीच का कोण होता है ये कितना हो गया, 180 हो गया। तो 180 जो होता है रेखा का कोण होता है। तो ये कैसा अणु कहलाया, रेखीय, और ये क्या कहलाया, अरेखीय, क्योंकि एक रेखा में नहीं है, ऊपर नीचे है। ठीक है, तो इसके स्वतंत्र की जो कोटियां होती हैं वो कितनी होती हैं, 6, और इसके स्वतंत्र की कोटियां जो रेखी की होती हैं वो 7 होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक परमाणु गैस की कोटि कितनी हो गई, 3, और ये तीनों जो होती हैं स्थानांतरीय होती हैं। स्थानांतरी का मतलब ये सीधा सीधा चलती, या तो x की ओर या y की ओर और या z की ओर। ठीक है, और ये जो H2 है, तो H2 जो होती हैं उसमें 3 स्थानांतरी होती हैं और 2 घूर्णी होती हैं। अब घूर्णी होने का मतलब ये है कि जैसे मैं अकेला हूं तो या तो मैं इधर जा सकता हूं या मैं इधर जा सकता हूं, ठीक है, या मैं ऊपर जा सकता हूं। तो कितने अक्ष हो गए मेरे, 3। अब यदि मान लो मेरे साथ में 2 लोग हैं, एक हाथ का मैं हाथ पकड़ा हूं, तो हम तो इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं
ऊपर भी जा सकते हैं और ऐसे भी घूम सकते हैं और ऐसे भी घूम सकते हैं। तो घूर्णी गति कितनी हो गई? 2 हो गई। तो 2 घूर्णी गति होती है और 3 क्या होती हैं? स्थानांतरी गति होती है। तो इस तरह से इसकी जो स्वतंत्र की कोटियां हैं वो कितनी हो गई? 5 हो गई। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें 3 स्थानांतरी हो जाएंगी और 3 क्या हो जाती हैं? घूर्णी हो जाती हैं। 3 है ना, तो ये ऐसे भी घूम सकते हैं, ऐसे भी घूम सकते हैं, ये संरचना ऊपर भी जा सकती है। तो इस तरह से 3 तरीके घूमने के हो गए और 3 तरीके सीधे जाने के हो गए, है ना। स्थानांतरी का मतलब सीधा। 3 अक्ष होते हैं, तीनों अक्षों में जो गति होती है उसको हम बोलेंगे स्थानांतरी, और जब घूम घूम के गति होती है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये कैसी है? घूर्णी। तो घूमने का तरीका ये भी हो सकता है, एक उल्टा भी हो सकता है ये। तो घूमने के तरीके कितने हो गए? 2। और ऐसे भी हो सकता है कि सिर ऊपर हो जाए, पैर नीचे हो जाए, इस तरह से घूमने का तरीका भी हो सकता है। तो इसमें 2-3 तरह का घूमने का तरीका होता है। ये इधर भी घूम सकता है, इधर भी घूम सकता है, ऊपर नीचे भी घूम सकता है। इसलिए इसकी कितनी हो गई? 3 घूर्णी गति हो जाती है। तो कितने हो जाते हैं इसमें? 6। इसी तरह से यहां पर जो होता है 3 स्थानांतरी गति होती हैं और 3 इसमें क्या हो जाती हैं? घूर्णी गति हो जाती हैं। और एक जो है इसकी कामन गति हो जाती है। कामन का मतलब दोनों का मिलाकर के, घूमता भी है आगे भी जाता है। तो इस तरह से यहां पर क्या हो जाती हैं? 7। तो क्लियर होगा। चलो फिर से देख लेते हैं। तो गैस की स्वतंत्र कोटियां क्या कहला गई? कि गैस का अणु सभी संभव दिशाओं में गति कर सकता है। तो उसके दिशा या अक्षों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? स्वतंत्र कोटियां। एक परमाणु गैस में 3 स्वतंत्र कोटियां होती हैं और वो भी स्थानांतरी गति के कारण होती हैं। ठीक है, अब यहां पर द्विपरमाणु गैस में कुल 5 स्वतंत्र कोटियां होती हैं, जिसमें 3 स्थानांतरी गति होती है और 2 कैसी हो जाती है? घूर्णी गति हो जाती है। फिर त्रिपरमाणुक में 3, जैसे यहां पर H2 2 हो गया, ऑक्सीजन 1 हो गया, तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 3, है ना। जैसे CO2, तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 और कार्बन कितना हुआ? 1। तो ये क्या कहलाया? त्रिपरमाणुक, है ना। तो त्रिपरमाणुक में 2 तरह के हम यहाँ पर अणु लिए हैं, एक हुआ अरेखी और एक हुआ रेखी। तो जो अरेखी होता है उसके स्वतंत्र कोटियां कितनी हो जाएंगी? 6, जिसमें 3 स्थानांतरी होंगी, 3 क्या होंगी? घूर्णी होंगी। और रेखी वाले की जो कोटियां हो जाएंगी वो कितनी हो जाती हैं? 7 हो जाती हैं। क्लियर हो गया।